जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप ये तीन चेहरे बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे। सलमान भट्ट साहब को तो आप बीच में एक दो सेशंस में आपने ज़रूर देखा होगा, इंस्टा में उन्होंने सेशंस किए हैं और हाफिज़ साहब की ट्वीट्स आप ज़रूर पढ़ते रहे होंगे। मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान। और पहले ये टीम थी लग पता जाएगा और अब हमने इसमें स्लाइट चेंज किया है और इस शो का नाम है फिर लग पता जाएगा, क्योंकि वो एक मीडियम से हम दूसरे मीडियम में आ गए हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान। आप दोनों को दोबारा खुश आमदीद कहते हैं एंड इट्स वेरी नाइस टू बी हियर वंस अगेन एंड सीइंग यू गाइस इन फ्रंट ऑफ मी। बड़ी अच्छी जबरदस्त विंडो मैनेज की है जी सलमान भट्ट साहब ने। वो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट का भी काम कर रहे हैं। वी आर ऑल लर्निंग। मेरे लिए तो ये लर्निंग प्रोसेस है। आप लोग जो है वो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में। सलमान से शुरू करते हैं। सलमान, खैर एक लंबा गैप भी आ गया। हमारा जो चैनल था वो क्लोज हुआ, उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते रहे, चीज़ों को देखते रहे, तो बिल आखिर आज हम अपना ये पहला लाइव शो कर रहे हैं फिर लग पता जाएगा। तो क्रिकेट के बहुत से मामलात हुए, ठीक है, क्वारंटीन भी चलता रहा, प्लेयर्स घर में भी रहे, एक्सरसाइजेस भी होती रही, फिटनेस टेस्ट भी होते रहे, उमर अकमल वाला भी इशू चलता रहा, बहुत मसले चलते रहे। लेकिन जो मेन जिस इशू पे आज हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिसपे हर साल बहुत बहस होती है और बहुत बार ये आता है कि जी ये नाम आएगा, ये नाम निकल जाएगा। और मैं सिर्फ अपनी, आपकी और नाजरीन की याद दहानी के लिए जो लास्ट ईयर एक कैटेगरी में नाम थे उनमें बाबर आजम, सरफराज अहमद और यासिर शाह शामिल हैं। सरफराज चूंकि कैप्टन भी थे, एक उनका बड़ा रोल भी चल रहा था और लंबी सीरीज भी उन्होंने T20 की जीती। इसी तरह बी कैटेगरी की बात करें तो असद शफीक, अजहर अली, हारिस सुहेल, इमामुल हक, मोहम्मद अब्बास, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल थे। इसी तरह जब जी वहाब ने और आमिर ने टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान किया तो वो सी कैटेगरी में आ गए। उनके साथ आबिद अली है, फखर जमान है, हसन है, इमाद वसीम है, उस्मान शिनवारी है, शान मसूद है और मोहम्मद रिजवान। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से होने जा रहे हैं कल अनाउंस। आप क्या समझते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या सिलसिला होना चाहिए, परफॉर्मेंस कितनी मैटर करनी चाहिए, तीनों फॉर्मेट कितने मैटर करने चाहिए, और जो इसकी एक कैटेगरी हम अनाउंस करते हैं, हाँ जी इसमें इतना इंक्रीमेंट भी होता है लेकिन कभी पैसे कम नहीं हुए, किस तरह से देखते हैं आप इन सारी चीजें? उस्मान शेनवारी है, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान। और आपको सबको बहुत मुबारक हो कि दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं हम इस शो को। और अल्लाह करे कि ये हमारे इस मीडियम में भी इंशाल्लाह। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हो या क्रिकेट रिलेटेड कोई भी सिलेक्शन मैटर्स हो, परफॉर्मेंस हमेशा उसमें नंबर वन जो पोजीशन है उसको मेंटेन करती है और कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करती है कि आप की प्रमोशन होगी या आपकी डिमोशन होगी इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंट होना या परफॉर्मेंस का ना होना। और आपकी वैल्यू एज अ प्लेयर जो आप ऐड करते हैं टीम को, वो आपकी कैटेगरी नीचे होना डिपेंड करती है। तो मैं ये कह रहा था कि परफॉर्मेंस नंबर वन क्राइटेरिया है, कंसिस्टेंसी आपने देखनी है, जो आप वैल्यू ऐड करते हैं एज अ प्लेयर टीम को, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत मैटर करती है कि आप तीन फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं या आप कितने मैच कितने बड़े मैच विनर हैं, कि आपकी प्रेजेंस से टीम की हार जीत में फर्क पड़ता है। तो ये वो सारी चीजें जो देखनी चाहिए। फिर कुछ पोर्शन उसमें प्रोस्पेक्ट्स का भी होना चाहिए ताकि उसको सिक्योरिटी मिले और वो मेहनत को जारी रखे। और आई थिंक एक पोर्शन, उसका छोटा पोर्शन डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स का भी होना चाहिए ताकि उनकी भी जो एफर्ट है वो रायगा नहीं जाए। तो आई गेस कि ये 4 से 5 क्राइटेरियाज हैं जो मेरे ख्याल में इन माय ओपिनियन दे शुड बी हेल्ड, और इनके प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि इनको देखते हुए इसमें जो प्लेयर्स फॉल करते हैं उन्हें लाजमी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं कि पीसीबी क्या करता है। पास्ट में तो हमने ये देखा कि एक फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर जो है वो भी एक कैटेगरी में रहा, और हालांकि वो जो एक फॉर्मेट था वो टेस्ट क्रिकेट भी नहीं थी, जो कि अल्टीमेट क्रिकेट है अगर हम उसको प्रेफर करें, तो वो प्लेयर वो वाले फॉर्मेट में भी नहीं थे, फिर भी वो एक कैटेगरी में रहे। और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली उतना परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज दे वर सीनियर्स तो उन्होंने सोचा कि उनका बर्थ राइट है कि वो टॉप कैटेगरीज में रहें। तो ये सब चीजें हमेशा से पाकिस्तान में होती रही हैं, दूसरे मुल्कों में ऐसी चीजें स्टैंड नहीं करती। अच्छा, हम इसमें एक नाम देख रहे हैं, मैं कोई क्रिटिकली आपसे ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, जस्ट टू आंसर माय क्वेश्चन, कि यासिर शाह का नाम भी हम इसमें देखते हैं कि वो एक कैटेगरी में ही है।
वो भी बहुत अरसे से एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, वनडेज में और T20 में। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि वो सेटल डाउन नहीं हो पाते या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो भी एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। नो डाउट वो फास्टेस्ट 200 भी ली, उन्होंने विकेट्स, बहुत टॉप परफॉर्मर रहे हैं। तो जो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, उसमें टॉप परफॉर्मर होते हैं, तो वो आप समझते हैं कि सुटेबल है एक कैटेगरी में? देखिए, इस पे एक डिबेट हो सकती है और इसमें ओपिनियन डिफर कर सकता है लोगों का, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर यासिर हमारा मैच विनर भी एक खेलते हैं और बाकी से वो रिटायर हो चुके हैं और जो है वो लीड भी करते हैं पाकिस्तान टीम को, तो फिर जब आप एक प्लेयर को इस तरह का एडवांटेज देते हैं, तो फिर कुछ प्लेयर हैं जो आपके व्हाइट बॉल के स्पेशलिस्ट हैं, जो ऑटोमेटिक सिलेक्शंस बनते हैं, तो फिर आप उनको भी वही प्रेफरेंस दें। ये नहीं कि दो फॉर्मेट पक्का खेलने वाला प्लेयर जो है वो बी और सी में जाए और यहाँ पर जो दो प्लेयर्स हैं वो ए में जाएं। ऐसा सेंटिमेंट ना आए लड़कों में कि जिसमें वो एक दूसरे के खिलाफ उनके अंदर कोई फीलिंग्स आए या वो अच्छा फील ना करें उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अनाउंस होने के नतीजे में। सो आई थिंक क्लैरिटी होनी चाहिए और वो उसकी आइडेंटिफाइड डेफिनेशन होनी चाहिए जिसमें कैटेगरीज फॉल करें, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बजाय किसी से जाके पूछने के वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े कि मैं इसमें फॉल करता हूँ इसलिए मेरी कैटेगरी ये है, मेरी परफॉर्मेंस ये थी इसलिए मेरी कैटेगरी ये है। तो इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसी को भी जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा, वो चार्ट सिंपली जवाबदेह होगा जो ये बनाएंगे अगर इन्होंने ऐसा कभी कर लिया। अच्छा ये बताएं भट्ट साहब कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फेवरेटिज्म किस हद तक हो सकता है और कितनी फेवर किसी प्लेयर को मिल सकती है? देखिए मिलती रही हैं, ये डिनाई करने वाली बात नहीं है। जब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए हैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको फेवर्स मिलती रही हैं। कई दफा आप कई कैटेगरीज ऐसी बना देते थे जिसमें मर्जिंग भी आ जाती थी, फिर जिसमें एक डी कैटेगरी बनती थी जिसमें कुछ 20-25 के करीब प्लेयर्स को स्टाइपेंड के नाम पे अकोमोडेट किया गया। ये कोई भी इनोवेशन जो है ना बुरी नहीं है, लेकिन ये फिर रेगुलर पार्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हर साल बदल दें, एक साल आप 40 को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, एक साल 25 को, एक साल 17 पे आ जाएं, फिर एक साल 31 पे चले जाएं। इस तरह जो प्लेयर है, जो प्रोडक्ट है, उसको अपनी ही एनवायरनमेंट समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रही है, मैं क्या करूंगा और कहां जाऊंगा, मैं किधर तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी मेहनत दरकार है, मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए। आप क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड करते प्लेयर को। तो आई थिंक कि ये लाजमी है कि आप क्लैरिटी प्रोवाइड करें ताकि उसको अपनी एफर्ट जब वो करे तो उसके सामने क्लियर गोल हो कि मैंने कहाँ जाना है और किस तरह उसका रूट क्या होगा, मुझे कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ ये चीजें आज तक तो ये क्लियर नहीं है कि कितने बंदों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, दिल करे 20 को दे दें, दिल करे 17 को। बिल्कुल ठीक है। सो जी वी आर वेटिंग फॉर हाफिज मोहम्मद इमरान, ही स्टिल बफरिंग ऑन माय स्क्रीन, बट हो सकता है थोड़ी देर में उनका कनेक्शन सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि इंटरनेट के इश्यूज बहुत ज्यादा आजकल आ रहे हैं। एक तो ये जो 4G और 3G है इसके भी सिस्टम एरर्स आ रहे हैं आजकल, 404, और साथ में जो घर में DSL लगे हुए हैं या बाकी किसी का सिस्टम लगे उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा मैं एक सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सलमान, अब आपने देखा कि जो कप्तान है वो T20 के बाबर हैं और टेस्ट मैचेस में अजहर अली को चांस दिया गया है। ये दो कप्तान तो हमारे पास हैं, बट वनडे के स्टिल कप्तान अभी सरफराज ही हैं। वो इसलिए कि वनडे का कप्तान कोई अनाउंस नहीं हुआ, और आपने ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बताया कि जी सरफराज कप्तान नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये एक बड़ी अजीब सी बात स्टार्ट हो जाती है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो सरफराज को शुक्र करना चाहिए कि वो सी कैटेगरी में है। ये बात सुन के भी मेरा बड़ा दिल दुखता है कि भाई ये क्रिकेटर है, वो टॉप परफॉर्मर भी रहा, पाकिस्तान को लीड भी की, तो उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी बुरी किसी की भी हो सकती है। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पहले से आना शुरू हो जाती हैं, एक कहता है कि जी वो कराची का उसको फेवर मिल रही है, दूसरा कहता है जी वो लाहौर का तो फेवर मिल रही है, तीसरा कहता है जी वो बोर्ड का चाहिए तो फेवर मिल रही है। ये क्यों इस तरह की चीजें पहले शुरू हो जाती है? देखें क्वारंटीन है ना, ज्यादा कोई काम नहीं है, और घर रह के जो है ना ज्यादातर लोग वो अपने ही दिन में कुछ क्लाउड्स क्रिएट करते हैं, फिर कोई उसमें से बारिश करा देता है, कोई उसमें से धूप निकाल देता है, कोई उसको साइड पे कर देता है। तो मैं डायरेक्टली वो वाले वर्ड्स यूज नहीं कर रहा जो कि कर रहे हैं लोग बैठे हुए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे लोग बात और बहस मुबाहिसे में पड़े हुए हैं जिसको ना कभी उन्होंने पढ़ा है, ना उसकी वो निटी-ग्रिटीज में गए हैं, ना उनको उसके लॉज का पता है। तो बहुत सारी बातें आजकल ऐसी चल रही हैं और ज्यादातर इसी तरह की चल रही हैं। उसमें कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि जिससे प्रोग्रेसिव इंफॉर्मेशन बाहर जाए, लोग कुछ सीखें, लोग किसी से इंस्पायर हों।
ज्यादातर डिमोरलाइज करने वाली चीजों पे बात हो रही है। सो आई थिंक एज अ प्लेयर आपको उस पर ध्यान नहीं देना। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, जनरल रूल है कि इफ यू परफॉर्म यू आर एट द टॉप, तो सब आपको चाहते हैं, आपकी लीग में भी प्राइस ऊपर चली जाती है, आपकी कैटेगरी इंप्रूव हो जाती है और आपके ऊपर लोग लड़ते हैं कि मेरी बारी होगी तो मैं इसको लूंगा। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। इसी तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी एक ऐसी चीज है कि अगर सरफराज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता, पाकिस्तान की ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता, तो वो एक कैटेगरी में ही रहता। लेकिन क्योंकि अभी वो उस तरह कंसिडर ही नहीं हो रहा, उसकी वो आउटपुट बाहर ही नहीं आई, उसने अपने आप को फिट बहुत किया 4 महीने में, लेकिन स्किल्स में उसने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जहां से लगे कि उसके स्किल को बहुत फर्क पड़ा है या वो वापस फॉर्म में आया है। तो इस वजह से हो सकता है उसकी डिमोशन हो जाए, विच इज परफेक्टली फाइन। क्रिकेट में ऐसा होता है, इसमें सरफराज वुड नॉट बी द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ ऐसा होगा। लेकिन इसको कोई अगर तासुबी रंग देता है या रीजनल जो है उसको ऊपर लाहौर कराची या खुदा ना खास्ता दूसरी बातें करता है, तो ये मैं इसे इलिटरेसी समझता हूँ। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि सरफराज अल्लाह करे कि अगले सीजन में बहुत अच्छा खेले तो वो फिर अपनी कैटेगरी भी अचीव कर लेगा, वो टीम के पोजीशन भी ले लेगा। इसको पॉजिटिवली लोगों तक इंफॉर्मेशन इसको जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने कभी क्राइटेरिया सेट नहीं किए, कुछ लिख के क्लियर नहीं किया हुआ, लोगों को कभी फेवर भी दे दी जाती है और कभी उन पे गुस्से की सूरत में भी हो जाता है, तलवार भी चलती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को जो भी इस पे बात करें उनको मौका मिलता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन और मन गढ़ंत चीजों के ऊपर जो है ना वो फिर आर्टिकल्स लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो जी, हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ने भी ज्वाइन कर ली। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। हाफिज साहब, एक चीज जो मैं सलमान भट्ट से भी पूछ रहा था, अब बार बार बात हो रही है, मैं कुछ लोगों की और मीडिया की ट्वीट्स भी पढ़ता हूँ, वो फिर जब एंड में उनको कोई बात नहीं मिलती तो वो फिर सरफराज का और कामरान अकमल का एक बिला वजह का कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, मैं अक्सर प्रोग्राम्स में ये बात कहता हूँ और सवाल भी पूछता रहा हूँ कि किसी भी प्लेयर का किसी दूसरे के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता। हर प्लेयर अपने तरीके से मुख्तलिफ होता है, वो अपनी तरह की क्रिकेट खेलता है, चाहे बॉलर है, बैट्समैन है या विकेट कीपर है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आप किस तरह से देखते हैं? इसमें क्या क्या पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए और क्या क्या ऐसे लवाजमात होने चाहिए जिसपे पूरा उतर के आपको ए, बी या सी कैटेगरी? देखिए ज़ुखरुफ, बड़ी अच्छी सलमान ने बात की है। एक मैं ये अगर आप इसको तहरीरी तौर पर लाएं तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आना या ना आना वो कोई बहुत बड़ा मसला ही नहीं रहता कि जब आप लिख देते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, एक पेपर बना लेते हैं कि ए कैटेगरी में कौन से खिलाड़ी किस बुनियाद पर आ सकते हैं, बी और सी में लोग किस बुनियाद पर आ सकते हैं। तो जब आपके सामने लिखा होगा, जिस तरह से आपने बैरून मुल्क जाना है और आपको पता होता है कि आपने पहले वीजा अप्लाई करना है, वीजा अप्लाई पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, फिर आपने वीजा अप्लाई करना है, फिर आपने उसके साथ ये कागजात लगाने हैं, फिर आपका वीजा आप उसको दरखास्त जमा कराएंगे, वीजा लग के वापस आएगा। और जब वो वापस आता है, अगर किसी का नहीं लगता तो वो आपको एतराज लगाकर वजह बताते हैं कि किस वजह से आपका वीजा नहीं लगा है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है जिसका सलमान भट्ट ने निशानदेही किया है कि आप ए, बी, सी जितनी भी कैटेगरियां हैं आप उसमें ये डाल दें कि ए में कौन आ सकता है, उसकी खुसूसियात क्या होंगी, बी वाला अगर ए की बजाय ए में जो नहीं आता बी में आता है, बी में क्या चीजें हैं जो उसको बी में लेके आती हैं, और इसी तरह से सी में है, आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हम ये करना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हमने सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं डालना होता। जो उस कमेटी में लोग होते हैं उनकी अपनी एक सोच भी होती है, जो डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनकी सोच होती है, वो उस सोच को भी आगे लेकर जाते हैं और उस सोच के मुताबिक भी खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं। जैसे अभी सलमान ने बताया कि कहीं ना कहीं आपको कुछ पसंद नापसंद या फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं हो जरूर जाता है, तो इससे मैं तो इत्तेफाक करता हूँ। जहां तक ताल्लुक किया कि खिलाड़ी जो पाकिस्तान में खेलते हैं उनका मकसद और उनका हदफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आना होना नहीं चाहिए। उनका हदफ ये होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल हैं, इसको जब कभी भी इसमें आप तनकीद सुनेंगे या आप दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे तो उसकी वजह यही होती है कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी के ऊपर बहस होती है, जो लिए जाते हैं जो नहीं लिए जाते हैं। आप इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप देख लें कि जिस तरह से आप खबरें सुन रहे हैं कि वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर नहीं होंगे, तो वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर को जब आप निकालते हैं कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे तो आपने उनको निकाल दिया, तो सर उसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कई खिलाड़ी ऐसे होंगे कि जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्यों डाल दिया है? तो ये जैसे मैंने पहले भी सलमान से पूछा
कि उसमें तो जो हमारे अपने कप्तान हैं अजहर अली, वो भी तो एक ही फॉर्मेट खेलेंगे ना, यानी कि टेस्ट मैच ही खेलेंगे, वनडे और T20 में नहीं है। इसी तरह हमने यासिर शाह की भी बात की, ठीक है, मोहम्मद अब्बास की हमने बात की। इस पे सलमान ने ये कहा कि इस पे, हाँ असद शफीक, सलमान ने इस पे कहा कि इस पे थोड़ी सी डिबेट हो सकती है, लेकिन इसको क्लियर करना चाहिए। हाँ, इमाद वसीम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैंने सलमान से एक और सवाल भी किया था, मैं सलमान उसी तरफ वापस भी आ रहा हूँ। वो सरफराज और कामरान अकमल के कंपैरिजन वाला जो बार बार जिक्र बीच में आ जाता है, वो पहले पूरा साल किसी को याद नहीं आया, बीच में कितनी सीरीज गुजर गई, वहां सिवाय हम लोगों ने बात की थी वो T20 जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो सलमान ने कहा कि जी कामरान को लेके जा सकते हैं, कामी जो है वो बेस्ट T20 प्लेयर है, बाकी किसी को याद नहीं आया। बट व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 1 ईयर, सो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अब सरफराज और कामी का कंपैरिजन शुरू हो गया। तो आप समझते नहीं है सलमान कि ये भी बहुत गलत चीज है, हम इसको गलत रंग देते हैं कंपैरिजन करके? देखिए, कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी है याद रखना। जब भी किसी डिबेट में आपने जाना कि उसकी उसका ओरिजिन क्या है और आपका टारगेट क्या है। सो इफ यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर और आप चाह रहे हैं कि किसी को आप सिक्योर करें और वो इस तरफ लगा रहे और पूरे फोकस के साथ क्रिकेट खेले और उसने आपको काम देना अगले सालों में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो आप कहेंगे कि चलो हम सरफराज को दे देते हैं या दूसरे को दे देते हैं। लेकिन अगले 6 महीने या 8 महीने में या साल में होना है और वो आप टारगेट कर रहे हैं, अगर उस प्लेयर को मैंने खिलाना है तो फिर आपने उस प्लेयर को भी मोटिवेट रखना है। सो आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट जानना बड़ा जरूरी है कि जब बहस शुरू हो के दोनों को आप किस मकसद के लिए देना चाह रहे हैं और किसके लिए नहीं देना चाह रहे। देखिए, इट टोटली डिपेंड्स। अगर आपको टीम में बैटिंग आपकी बहुत अच्छी है और बेहतरीन कीपर आपको चाहिए तो फिर आप कीपर बैट्समैन ढूंढेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा बंदा चाहिए कि जो ऊपर से आपको स्टार्ट भी दे और अगर फास्ट बॉलर को कट पुल अच्छी मारता हो और एक्सपीरियंस्ड ओपनर भी चाहिए, तो फिर आप बैट्समैन कीपर में कामरान अकमल नंबर 1 आएगा पाकिस्तान में। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपने देखना है कि आप टारगेट किसको कर रहे हैं। यहाँ पर तो कंफ्यूजन ऐसी है कि नहीं अच्छा बहुत है जी, हम इसको फील्डिंग कहाँ कराएंगे यार। शेन जब आप प्लेटिनम में उठाते हैं तो शेन वॉटसन कौन सा रन आउट करता है आके PSL में? वो शॉर्ट फाइन लेग से हिलता नहीं है वो पूरा सीजन। उसके दाएं से भी चौका हो जाता है, उसके बाएं से भी चौका हो जाता है, और जो दरमियान में होता है वो उसको गेंद पकड़ना पड़ता है। तो आपने अगर तो उसकी आउटपुट ऐसी है कि वो वहां खड़ा होकर भी आपको मैच जिता सकता है, उसकी मैच में प्रेजेंस है, तो फिर आप वैल्यू करें उस चीज को। लेकिन ये हाँ ना का जो आप पिक्चर चलाते हैं ना, आप डिसीजन आप ले देते हैं लेकिन उसके ऊपर कोटिंग कोई और कर लेते हैं, ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इससे लॉस ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, चाहे वो आज कोई कोच है, कोई सिलेक्टर है, बैठे क्रिकेटर थे। ये लॉस ऑफ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, और ये तभी होगी जब आप तहरीर में रिटर्न चीजें करेंगे और उसमें क्लैरिटी लेकर आएंगे। और ये आसान है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, अब जो हाफिज साहब कुछ नाम ऐसे हैं जिसपे मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। उसमें एक तो फखर जमान का नाम हो गया, एक हसन अली हो गए, उस्मान शिनवारी हो गए। ये वो प्लेयर हैं जो कि C कैटेगरी में फॉल करते हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज अगर पूरा साल में देखें तो कुछ इंजर्ड रहे, किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, किसी को चांसेस मिले तब भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। तो जिस तरह अभी हाफिज साहब का फिर कनेक्शन एरर आ गया, तो मैं सलमान के पास भी ये सवाल लेके चलूंगा। तो सलमान, अगर हम इस तरह करें कि ये जितने भी प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, इनको बूस्ट अप करने के लिए क्या आप समझते हैं कि एक साल मजीद इनको कैटेगरी में रखा जा सकता है, या एक नई कैटेगरी जिसमें D कैटेगरी का नाम दे दें और साथ एक कैटेगरी इमर्जिंग की हो जिसमें हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स भी आए जो पूरे साल के टॉप परफॉर्मर हैं, जिसमें बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, ताकि उनका भी दिल ना टूटे और वो भी अफसुर्दा ना हो। तो क्या हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं? नंबर 1, ज़ुक्रुफ, ये एक प्रोफेशनल फील्ड है और एट द टॉप ऑफ मतलब वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक प्रोफेशनल सेटअप है। इसमें आप दिल भी उसका रखेंगे जिसकी आपको मेहनत और जिसमें आपको प्रोस्पेक्ट नजर आएगा। तो इसमें ट्रेंड्स देखने लाजमी है। अगर तो ये प्लेयर पिछले 2-3 साल से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है और इनकी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ रवां दवा है, तो फिर इनका दिल रखना नहीं बनता। फिर बेहतर यह है कि इनको उससे बाहर रख के जो नीचे से परफॉर्मर को ऊपर लाया जाए, ताकि ये हो सकता है उसको तकलीफ को लेकर मेहनत करें और अपनी जगह को वापस अचीव करें। क्योंकि ये 2-3 साल से जो है उनका ट्रेंड नीचे को है। ट्रेंड्स को देखना जरूरी है। और अगर किसी का एक साल बहुत अच्छा था और आखिरी 4-5 माह अच्छे नहीं गए, लेकिन आपको पता है कि ये मैच विनर है,
और ये इसका जस्ट लॉस ऑफ फॉर्म है, तो उसको तो आप ऐसा मौका एक और दे सकते हैं। लेकिन अगर इकट्ठे 2 साल किसी का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो एक चांस डिजर्व करता है। बिकॉज अगर तो 40 प्लेयर होते तो फिर मैं कहता ठीक है, लेकिन अगर आपने स्क्वीज कर देना है, नंबर ऑफ प्लेयर्स ही छोटा सा रखना है, तो फिर आपको पूरा रूथलेस होना पड़ेगा, और रूथलेस फेवर में नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस की फेवर में होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये जो हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं जो हर साल सोचते हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, वहां पे भी बड़ी परेशानी हुई, रोजगार के प्रॉब्लम्स हुए, तो उनको थोड़ा एक्टिव करने के लिए, उनका, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका दिल रखने के लिए, क्योंकि दिल तो तब रखा जाता है जब आप मजबूरी में कर रहे हो, वो चूंकि परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक के प्लेयर्स, तो उनकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी है वो होना कितना जरूरी है, और आप समझते हैं कि इस साल से वो स्टार्ट होना चाहिए? ये तो शुरू से होना चाहिए था, और जब हो जाए तभी से अच्छा है, वरना लोग पीपल ये देखें, कामरान अकमल हो गए, माई सेल्फ मैं खुद हो गया, हमें 4 साल हो गए हैं टॉप 2-3 में 1-2-3 में फिनिश करते हुए। इस दफा इमरान भट्ट नंबर 1 बैट्समैन है, अगर आप उसको कैंपेन की बुलाते, फैजान रियाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कुछ बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जफर गौहर मैन ऑफ द सीजन हुआ है, ऑलराउंडर ऑफ द सीजन हुआ है, तो जो भी लड़के परफॉर्म करते हैं, अगर आप वो 4 से 5 टॉप परफॉर्मर्स को अपनी अपनी स्पेशलिस्ट कैटेगरीज में, अगर आप ओपनर्स को अलहदा कर लें, फास्ट बॉलर, स्पिनर को, अगर आप एक एक को भी उसकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में उसकी परफॉर्मेंस को रियलाइज नहीं करते, तो फिर मुझे बताएं ना, क्या मोटिवेशन आप क्रिएट कर रहे हैं दूसरों के लिए, और किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं आप तो कहते हैं जी क्वालिटी होगी कंपटीशन से, तो जब आपकी प्लेसेस ही कंफर्म है, और तो वो किस चीज के बेस के ऊपर आएगा, और नीचे तो समझे कि कुछ नहीं है। What is 50,000? ये $300 भी नहीं बनते महीने के। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के नीचे हमारी जो क्रिकेट होनी थी वो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ तो वैसे ही नहीं हुआ, और बाकी जो एक वनडे का सीजन था वो कोविड-19 जो कोरोना वायरस की वजह से वो डिले हो गया। तो जो इन्होंने एक टारगेट किया था कि जी हर लड़का इतने से इतना कमाएगा, वो उस लड़के का टारगेट था जो तीनों इवेंट खेलता, उसकी टीम तीनों इवेंट के फाइनल में पहुंचती, वो कोई अलाउंस, कोई मैच मिस ना करता, ठीक है, और कोई प्राइज मनी मिस ना करता, तो शायद वो 20 लाख के हदफ तक शायद पहुंचता टैक्स कट के। तो जब वो बात हुई थी तो वो तो जनरली सबके ऊपर लाई गई थी, लेकिन ऐसे लड़के तो टोटल आपको 15 भी नहीं मिलेंगे 190 में से। तो आई गेस के उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी, उसमें भी बेशुमार कंफ्यूजन थी, और ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और ये वो पैसे नहीं है जिसमें आप एक्सपेक्ट करें कि आप वर्ल्ड बीटर्स को पैदा करेंगे। दे हैव टू गो बैक टू द डिपार्टमेंट्स, देयर इज नो अदर वे। आप फाइनेंसेस क्रिएट नहीं कर सके, उस तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं ला सके जिससे आप डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकें उसमें। और व्हाटएवर द लेवल ऑफ कंपटीशन और क्वालिटी ऑफ कंपटीशन यू वांट, उसके लिए क्वांटिटी किसी ना किसी लेवल पे तो होना जरूरी है। तो इन 190 के नीचे तो कोई क्रिकेट ही नहीं हुई पाकिस्तान में। अगर इसमें से बुरे परफॉर्मर्स को आज आप बाहर निकालते हैं तो नीचे किसने क्या खेला है जो इसको आप अंदर लाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो आप कह रहे हैं कि $300 भी नहीं, महीने के बनते 50,000 है। और अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करते हैं तो उनकी जो एक कैटेगरी है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए महाना देते हैं। तो मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है, 1 मिलियन और 1 करोड़ 10 लाख में कितना डिफरेंस है। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस बीच में क्रिएट है। लेकिन चलें, हर बोर्ड अपनी बेहतरी के मुताबिक समझता है कि भाई वो A-B-C में कितने पैसे दे सकते हैं, लेकिन ये क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये चीजें तो हो गई। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पिछले कई अरसे से चूंकि क्रिकेट नहीं हो रही, बिल्कुल खामोशी है। प्लेयर्स आप समेत एक्सरसाइज जरूर कर रहे हैं जहां जहां उनको मौका मिल रहा है। अगर उनके घर के करीब कोई पार्क्स हैं, अगर वो खाली हैं या कोई ऐसा उन्होंने इंडोर जिम बनाया, वो भी कर रहे हैं। अभी सुनने में ये आ रहा है कि अगर वेस्ट इंडीज की सीरीज जो है वो इंग्लैंड के साथ नहीं होती तो जो इंग्लिश समर है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बहार लेके आने वाला है, और उस बहार में कोई 5 के करीब टेस्ट मैचेस हो सकते हैं, मुतवक्के हैं। तो क्या इतने बड़े गैप के बाद कितनी ज्यादा पावर चाहिए होगी 5 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, जिसके 25 दिन बनते हैं, ऑलमोस्ट 20 दिन का गैप होगा, कोई अराउंड अबाउट 75-80 डेज का ये टूर बन सकता है, इंक्लूडिंग T20s एंड वनडे मैचेस। तो किस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्रिकेट को? आपको याद है कि पाकिस्तान ने 5 टेस्ट की लास्ट सीरीज कब खेली थी? डू यू इवन रिमेंबर दैट? 4 टेस्ट मैच वाली याद है? 4 टेस्ट मैच वाली याद है? 5 वाली याद है? इकट्ठे 6 टेस्ट पाकिस्तान ने खेले थे 2010 में इंग्लैंड के टूर पे, 2 ऑस्ट्रेलिया से और 4 इंग्लैंड से। और 4 इंग्लैंड से, हाँ जी। और तब आप ऑन द बैक ऑफ इट
आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज खेलते आ रहे थे, तो एक सीजन टीम जो थी आपकी टेस्ट क्रिकेट खेलती हुई वहां गई थी, एंड स्टिल यू हैड टू पुट इन लाइक अबाउट 20 odd प्लेयर्स टू कंप्लीट द सीरीज, और एक पूल ऑफ प्लेयर्स भी था आपके पास। अब आपको ये नए सेटअप के साथ मेरा ख्याल है कभी भी पाकिस्तान ने 3 टेस्ट से ज्यादा की सीरीज नहीं खेली, तो लेट्स सी हाउ इट गोज, किस तरह इसको मैनेज करते हैं। इफ इट हैपेंस, अल्लाह करे कि क्रिकेट हो, अनफॉर्चुनेटली अगर होगी भी अभी तो क्लोज डोर्स में होगी, बट अगेन जिन अच्छी फॉर्म है, जो यंग है, व्हाई शुड दे लूज क्रिकेट? सर्कमस्टांसेस में जिस तरह भी पॉसिबल हो उनके लिए क्रिकेट होनी चाहिए, और आई थिंक वो डिजर्व करते हैं, प्लेयर्स भी, और ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू लोगों को भी घर में बैठ के कुछ अच्छा लाइव एक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से उनका घर बैठना थोड़ा आसान होगा, और उससे बहुत सारे लोगों का जो डिफरेंट एवेन्यूज में उसके साथ जुड़े होते हैं उनका रोजगार भी बहाल होगा। तो आई थिंक इट वुड बी गुड, और अल्लाह करे टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है, उस लिहाज से भी क्रिकेट का एक बहुत ही शरारती सा क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है इन 5 टेस्ट मैचेस को सामने रखते हुए। अगर 5 टेस्ट मैचेस होंगे और अगर ये पूरे दिन होते हैं, यानी 5 दिन सारे टेस्ट मैचेस जाते हैं, तो कितने खुशनसीब प्लेयर्स का डेब्यू हो सकता है, कितने प्लेयर्स इसमें आजमाए जा सकते हैं, कितने प्लेयर्स के करियर का इख्तिताम हो सकता है, बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ रही हैं। देखिए, इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट, लेकिन अगर हम सिर्फ फनी साइड को देखें तो मुझे नहीं याद कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्टों की सीरीज हो और एक ही स्क्वाड ने वो कंप्लीट की हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। मे भी हुआ हो, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन रिमेंबर। हमेशा पीछे से प्लेयर्स आते जाते रहे, कुछ फिटनेस इश्यूज हो जाते हैं ऑन द टूर, कुछ दफा जो है आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की ड्रॉप हो जाती है, कुछ इवेंट्स की जो है इस तरह की शेप अप हो जाती है कि आपको मजीद प्लेयर्स मंगवाने पड़ते हैं, और पाकिस्तान के साथ ये बहुत ज्यादा होता रहा है प्रीवियसली। सो लेट्स सी हाउ इट गोज इफ इट हैपेंस एट ऑल, तो लेट्स सी। क्योंकि ये सिनारियो इंग्लैंड के लिए भी ऐसा ही होगा, वो लोग भी कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे, और बल्कि उनका लॉकडाउन हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ऑब्वियसली अगर दे स्टेप अप तो वो भी तैयारी के लिए टाइम लेंगे, पाकिस्तान की टीम को भी वही टाइम तैयारी का मिलेगा, और लेट्स सी कि फिर जिसकी उस टाइम के अंदर once a decision is taken, उस दोनों टीमों के लिए जितना टाइम होगा, तो फिर देखते हैं कि कौन तैयारी कैसी करता है और फिर आगे रिजल्ट कैसा आता है। और फिर दोनों को अपने साथ उस हिसाब से प्लेयर्स भी तैयार करने हैं जो कि बैकअप हो, क्योंकि आप ले ऑफ के बाद जब स्ट्रेट 5 टेस्टों की सीरीज में जाएंगे तो इट विल डिमांड अ लॉट ऑफ फिटनेस एंड एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये मुश्किल भी होता है, एक लंबा गैप आ जाता है दोनों टीम्स के लिए। खैर सलमान, बहुत अरसे बाद बड़ी जबरदस्त गपशप लगी, टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हाफिज इमरान साहब को एक अच्छा सा इंटरनेट डिवाइस लेके दें, ताकि जो कंटिन्यूअस बफरिंग हो रही है, अच्छा, हाँ, बहुत जरूरी है। तो सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। हाफिज साहब, आपका भी शुक्रिया इसलिए कि हमने आपको तकरीबन 2 दफा स्क्रीन पर देखा और हमें यकीन आ गया कि आप माशाल्लाह अलाइव हैं और हमारे साथ ही हैं। इंशाल्लाह जी फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम का फीडबैक आपने हमें जरूर देना है, यूट्यूब पे आपके जो कमेंट्स हैं वो नेक्स्ट टाइम से हम जरूर शामिल करेंगे। ये हमारा फिर लग पता जाएगा पहला प्रोग्राम था, फर्स्ट एपिसोड की, जो अपने इख्तिताम को पहुंची है। नई एपिसोड के साथ और नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ज़ुखरुफ खान, सलमान बट और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।